मुझको और तेरा हो जाओ, बसा लूं खुद में तुझको और तेरा हो जाओ, तू बन जा शिव और मैं काशी हो जाऊं। ये दो लफ्जों की तेरी मेरी कहानी, ये दो लफ्जों की तेरी मेरी कहानी, तू शिव का डमरू मैं काशी का पानी। नमस्कार, आदाब, भाई वर्सेस भाई में आपका स्वागत है। इस्तकबाले हम दोनों भाई, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी यानी काशी। कहा जाता है कि बनारस इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। इसमें हम आए हैं और आपका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल भ्राताश्री, और मैं इस्तकबाल और स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ कुछ जुड़े साथियों का। हमारे साथ सबसे पहले है रविंद्र जायसवाल जी, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी से और यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा मनोज धूपचंदी जी का, जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और मैं स्वागत करना चाहूँगा विष्णु दयाल जी का, जो बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष है वाराणसी से। और हमारे साथ जुड़ेंगी सीमा तिवारी जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेगी। और भ्राताश्री, ये तो बताइए कि दो भाइयों को क्यों बुलाया है माँ गंगा ने आज काशी? माँ गंगा ने हमें इसलिए बुलाया है काशी क्योंकि यहाँ से हमारे वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए। और हम आपसे यानी बनारस की आवाम से पूछने वाले, क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन सब वादों को निभाया जो उन्होंने आपसे किया था और हमारे देश की आवाम से किया था? बिल्कुल। और आज हम लोग चर्चा आगे बढ़ाए उससे पहले ये बता दें कि हमारा ट्विटर पोल का सवाल भ्राताश्री लाइव हो चुका है। और ट्विटर पोल का सवाल जो है वो यही है कि 2019 में भी क्या प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा गंगा माँ का आशीर्वाद? मेरा यानी शहजाद पूनावाला का दावा है कि बिल्कुल गंगा पुत्र को मिलेगा वो आशीर्वाद। और मेरा यानी तहसीन पूनावाला का दावा है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा मोदी जी को गंगा माँ का आशीर्वाद। तो आप क्या मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, छोटे भाई की बातों से इत्तेफाक रखते हैं, या आप बड़े भाई तहसीन पूनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो? बहरहाल यहाँ पे तो रिस्पांस मिल गया, पर आप अपना रिस्पांस हाई वर्सेस भाई के हैशटैग पर भेजिए और हमें अपने सुझाव, कमेंट्स और फीडबैक भेजिए ताकि आपकी आवाज हम भाई वर्सेस भाई के दौरान दिखा सके, बता सके लोगों को। सड़क के गड्ढे आपको रुला देते थे। आम लोग अब बीजेपी के बारे में जानते हैं। झूठ के मामले में ये चुनाव हमारे लिए देश के विश्वास को, विकास की मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गठबंधन ढकोसला है। इस बार एक ही नारा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ। बीएसपी इनका व धोखा सपा बोलता है। इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर हमारा मंत्र रहा है, जा सकता है सबका साथ सबका विकास। अधिकांश यही प्रदेश ये भी तय करता है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि 2G जैसे घोटाले फिर हो सके। देश मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया मिशन का लाभ उठा सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि खदानों की नीलामी में करोड़ों की लूट कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कमाई हो रही है उसका लाभ अपने आदिवासी भाई बहनों को मिले। तो आइए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल यही है कि क्या गंगा माँ के आशीर्वाद से फिर से 2019 में बनेगी मोदी सरकार? देखिए भ्राताश्री, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जो काम यहाँ पे हुआ है, जब हम दोनों बनारस पहुंचे तो आप भी आश्चर्यचकित रह गए कि कितना काम हुआ है बनारस में। और अगर आप आंकड़े भी देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर बनारस में 5 विधानसभा की सीट्स थी 2017 में, उस पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। 2014 में तो प्रधानमंत्री चुन के ही आए यहाँ से। और अगर आप देखें कि यही रन रेट और यही स्ट्राइक रेट रहा तो हो सकता है कि यहीं से आशीर्वाद मिलेगा, सिर्फ यहाँ का नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल का। और प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी फिर से सक्षम रहेंगे। पर विशाल, पहले चलते जनता की ओर, आपके नजरिए से पूछे लोगों से कि क्या 2019 में भी मां गंगा का आशीर्वाद मिलेगा? और इस वक्त हम काशी में हैं और सबसे पहले आज की हम बड़ी खबर बता देते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बीजेपी अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हर लोकसभा सीट पर सर्वे करा रही है बीजेपी और बताया जा रहा है कि इस बार लगभग 30 से ज्यादा सिटिंग सांसदों के टिकट बीजेपी काट सकती है। हर लोकसभा सीट से 3-3 पैनल तैयार किए जा रहे हैं सर्वे का। हम सीधे जनता से पूछते हैं, क्या मां गंगा का आशीर्वाद दोबारा मिलेगा पीएम मोदी को? माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा मिलेगा। उन्होंने जो किया वो करके दिखाया।
32,000 करोड़ रुपया वाराणसी के विकास के लिए आया हुआ है। चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे राज्य कर्मचारी बीमा निगम कर्मचारी का हॉस्पिटल हो, सबके लिए उन्होंने करके दिखाया है और वो करके दिखाएंगे। और लोग आप बताइए, क्या गंगा का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गंगा का आशीर्वाद पुनः मिलेगा और ये काशी वासी सदैव उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। इनके हिसाब से मिलेगा। आप बताइए, क्या माँ गंगा का आशीर्वाद पीएम मोदी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मिलेगा। सैफी इससे पहले होता था प्रोग्राम, सैफी प्रोग्राम इस बार नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी आप बताइए, क्या माँ गंगा का आशीर्वाद मिलने वाला है प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल, अभी तो मिलने की उम्मीद लग रहा है, आगे क्या होगा नहीं जानते। नहीं मिलेगा, इसलिए कि काम कुछ हुआ नहीं, केवल दिखावा है, केवल दिखावा है। कुछ काम नहीं हुआ है। जो रिंग रोड काम हुआ है, रिंग रोड काम हुआ है और काम कहीं नहीं हुआ है। आप बताइए जल्दी से। खड़े जी, काशी में जितना विकास कार्य हुआ है ऐतिहासिक है। काशी के इतिहास में कभी इतना विकास कार्य नहीं हुआ। चाहे चहुओर रिंग रोड हो, यहाँ ट्रामा सेंटर हो, तो अलग अलग कैंसर हॉस्पिटल हो, यहाँ सभी चमाती सड़कें हो, 24 घंटे की बिजली व्यवस्था हो, या रोजगार का सेक्टर हो। यहाँ क्या माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा पीएम मोदी को इस बार भी? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी 2 दिन पहले इस वरुणा में इतना कचरा भरा हुआ था। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन को देखकर पानी की धारा को बढ़ाया गया है। पूरा बनारस त्रस्त है, 56 इंच का सीना है और झूठ बोलकर जीना है। चलिए शहजाद जी, छोटे भाई, मैं विधायक जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि सवाल गंगा माँ से जुड़ा हुआ है। मैं पढ़ रहा था कि हमारे वजीर आजम ने कहा है कि 21,000 करोड़ रुपए गंगा माँ की सफाई में टोटल खर्च हुए हैं। उसमें बनारस के लिए भी, जो यहाँ पर जो धारा बहती है उसके लिए भी खर्च हुए करीबन 600-700 करोड़। लेकिन 3 इंच भी गंगा माँ का पानी साफ नहीं हुआ है। सीएजी की जो रिपोर्ट है वो आज तक पार्लियामेंट में लाई नहीं जा रही, इसीलिए क्योंकि 21,000 करोड़ में हमारे वजीर आजम फेल हो गए। अगर आप उसका हिसाब दें। देखिए, भारत सरकार ने अलग से मंत्रालय बनाने के बाद एक इसका फंड कर दिया रिजर्व, और हमारा मानना है कि जब तक उसमें डायरेक्ट जो कारखानों के शहर के पाइप से सीवर गिर रहे हैं, पहले उसको रोका जाए। जब उसको रोक देंगे तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमारी सरकार नहीं होती, अगर और कोई सरकार होती तो क्या करती कि वो सारे के सारे पैसे कंज्यूम कर लेते हैं। यह पैसा देश का है, जनता का पैसा है, यह बर्बाद न होने पावे, इसलिए हमने जो काम किया है केवल कल कारखाने के और सीवर के, इसी वरुणा पार के 1200 करोड़ रुपया सीवर का जो जाता था वरुणा में भी जलगंगा जाता, उसको रोका गया। मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि सवाल माँ गंगा का पहले उठा है। तो मैं माँ गंगा के बारे में बता दूं कि 1986 में 1986 में राजीव गांधी ने भी गंगा एक्शन प्लान की बात की थी। उसके बाद 28 साल गुजर गए 2014 तक, उसमें ज्यादातर 20 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपके गठबंधन के साथी की सरकार रही। और उसमें कितना पानी गंगा का साफ हुआ वो तो सब जानते हैं, कितना पैसा डुबाया गया। पर जो भाई साहब बता रहे थे, 200 स्कीम लॉन्च की गई, 21,000 करोड़ आवंटन किया गया, 2014 से 17 2,500 करोड़ दिया गया, जबकि 2011 से 14 अगर देखें वो आंकड़ा 700 करोड़ था। 5 स्टेट्स में बहती है गंगा, 2000 किलोमीटर की से ज्यादा है उसका बहाव। उसमें 86 सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें 4,000 किलोमीटर से ज्यादा सुएरेज को क्लीन करने का काम, 704 इंडस्ट्री को साफ करने का काम, उसमें से 48 इंडस्ट्री को बंद करने का काम, 65 क्रेमेटोरियम शुरू करने का काम ताकि लाशों को डालने के लिए जगह मिल सके। ये काम हुआ है 4 सालों में। आप जो 40 साल में नहीं कर पाए वो 4 सालों में हुआ है ना। देखिए, ये सिर्फ झूठ और दिखावा है। ये कागज पे नहीं, ये जमीनी हकीकत नहीं, जमीन पे अगर है तो आप अपने कैमरा साथी को कहिए कि ये वरुणा में, गंगा में वरुणा का पानी जाएगा और बदबू आ रही है और नाले बह रहे हैं। जी, मैं ये सवाल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपको सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ आपको बड़ी बड़ी बातें करनी है तो आप कुछ भी करिएगा। कहीं गंगा साफ नहीं हुई। मैं याद दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी को कि उमा भारती जी ने कहा था अगर गंगा साफ नहीं हुई तो जल समाधि ले लेंगे। क्यों नहीं लिया जल समाधि आपने? मंत्री बदल दिए, मंत्री बदल दिया आपने। एक सवाल सुन लीजिए। चलिए, 4 साल में, 4.5 साल में प्रधानमंत्री उस हद तक पास नहीं हुए, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। आप मुझे बताइए 1986 से 2014 तक जहां पे आपकी समर्थित सरकारें रही, उन्होंने कितने इंच गंगा को साफ किया? और उससे तो ज्यादा 4 साल में हुआ है कि देखिए, चुनाव जो है वो अभी चुनाव अभी होने जा रहा है, और जो अभी प्रधानमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन के सरकार वाले, सवाल उनसे पूछा जाएगा। एक भी एसटीपी इन्होंने बताया है तो बता दीजिए। आप कहते हैं खुद ही परेशान है, इनके यहाँ काम नहीं हो रहा है। भाई साहब, आप कहते हैं कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है,
माँ गंगा में 5 साल हो गया, अब गंगा का ख्याल नहीं आया। गंगा माँ का आचमन करके आप दिखा दीजिए, जो कहेंगे वो हम हार जाएंगे। क्या काम हुआ है? ये कहते गंगा माँ का जल आचमन करने लायक नहीं बचा हुआ है। गंगा में काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कागजी दिखावा है, छलावा है। विष्णु जी, विधायक जी मैं एक चीज जोड़ दूं। विधायक जी, इन दोनों लोगों के वक्तव्य पर जनता मुस्कुरा रही है। क्या इतना बिहार हो सकते हैं लोग? इतना तिहाई हो सकती है? भाई साहब मुस्कुरा रही है। भाई साहब, जनता के बीच में आप नहीं बैठे हैं। विधायक जी आपसे सवाल है। विष्णु जी, आपकी बात आ गई। आपसे एक सवाल है। जब हम आए बनारस के अंदर, जब हमने एंट्री ली, तो मैं वाकई आश्चर्यचकित हो गया। और उसके बाद जो हमारे ड्राइवर थे बनारस के, उन्होंने कहा ये काम कांग्रेस ने किया, ये काम सपा ने किया। और जितने भी स्कीम मेरे छोटे भाई गिना रहे, वो सारे स्कीमों का उद्घाटन, जो स्कीमें फाइलों पर, वो अखिलेश की सरकार ने लाई थी। उनका कुछ एलोकेशन भी हो गया था। मोदी जी ने फेटा काटा, क्रेडिट लिया। मैं आपसे स्पेसिफिक बताना चाहता हूँ, क्या स्कीम मोदी जी ने किया? आप दोनों इसका जवाब दीजिए। 25,000 करोड़ में बनारस से एयरपोर्ट को हमने बनाया 4 लेन। बनारस में दिया है रिंग रोड। बनारस से गाजीपुर 4 लेन। बनारस से गोरखपुर 4 लेन। बनारस से आजमगढ़ 4 लेन। बनारस से इलाहाबाद 6 लेन। बड़ा कम दिया। और एक अंधा भी शहर के अंदर आता है, कहता ये बनारस है, वही बनारस है। लेकिन जो लोग अपने आंखों में चश्मा पहन रखे हैं, सपा बसपा कांग्रेस के लोग, उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगी। चलिए, मैं इनकी बात को 1 मिनट मान लेता हूँ। हालांकि अगर मैं खुद बनारस में निकलूं, सड़कों पे निकलूं, तो जो तारे लटकती थी, वो तारे अब अंडरग्राउंड हो गई है, एलईडी लाइट्स लग गई है। ये तो दिखने वाला काम है। बहुत सारे ऐसे काम है। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी की 2012 में इस इलाके से पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट की सीट देखे, पूरे डिस्ट्रिक्ट की 8 सीटें देखे तो 3 सीटें थी। 8 की 8 आज बीजेपी और उसके समर्थित दलों के पास है 2017 के चुनाव में। मान लीजिए 2014 से 17 प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लिए कुछ नहीं किया, तो लोग क्या बेवकूफ थे उनको फिर से इतने सीटें देने के लिए? मुझे अब 56 इंच के सीने वाले ने जी पूरे बनारस में जो विधायक जी अभी गिना रहे थे, सिर्फ 34 किलोमीटर की सड़क बनाई है। 17 किलोमीटर की बाबतपुर वाली सड़क और 17 किलोमीटर की रिंग रोड, सिर्फ 34 किलोमीटर की सड़क बना करके, खंभों में लाइट लगा करके, चीनी लाइटें लगा करके विकास की दावा भरने वाली ये सरकार। आप क्या समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जितने उपचुनाव हुए, सारे उपचुनाव क्यों हारी भाजपा? जी, क्योंकि आपने इतने वादे किए थे कि आप उसको पूरा नहीं कर पाए। आप कुछ भी करते रहिए, रिजल्ट इस बार मोदी जी बनारस से नहीं जीतेंगे और देश को नया प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश देगा। अरे भाई, आपका वादा था कि 2 करोड़ रोजगार को हम देंगे। 2 करोड़ युवाओं को कहाँ गया रोजगार? आप कहे कि माँ गंगा बुलाइए, गंगा का आसमान पानी कर शुद्ध नहीं है। क्या कंडीशन है? इस देश को आपने बर्बाद करके रख दिया। नोटबंदी, जीएसटी, कहाँ है आप? पूरी जनता एकदम परेशान है। आपकी बात, इनकी बातों का जवाब आप दीजिए। ये कह रहे हैं कि इनको काम दिखाई नहीं दे रहा है। ये कह रहे हैं कि इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 सुएज के प्रोजेक्ट्स 425 करोड़ के शुरू किए गए। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप देखें कितनी बार उन्होंने दौरा किया है, उन्होंने जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से 18 तक 16 बार वो दौरे पे आए हैं। और पिछली बार सितंबर 2018 में उन्होंने 550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अर्पित करते वक्त अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिया था बीएचयू में। क्यों इनको दिखाई नहीं दे पड़ रहा है? हमने कहा कि ना, इन्होंने पहन रखा है चश्मा काली वाली, वो दिखाई पड़ते नहीं है। और 32,000 करोड़ रुपए जो बनारस का बच्चा है, वो कहता है धन्य हमारा भाग जो काशी में मोदी जी आ गए थे। पूरे काशी का नहीं, पूरे पूर्वांचल का विकास हुआ, पूरे पूर्वांचल का विकास हुआ। विधायक जी, मेरा आपसे सवाल, एक सटीक सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है। जब मैं यहाँ पर ये शो करने आया, वहां पीछे एक शौचालय बनाया, मुझे शौचालय में जाना था, शौचालय लॉक था। शौचालय मोदी जी ने बनाया, मैंने पूछा लॉक क्यों है? कहा यहाँ पर पानी नहीं आता, ये 2 दिन से लॉक थे। सवाल ये है कि मोदी जी ने काम किया होगा, कहीं इंप्लीमेंटेशन में पीछे नहीं रह गया ये सिस्टम में। जी, आप बोलिए विधायक जी, आप बोलिए विधायक आप अपना उनका अधिकार है सवाल पूछना। सिस्टम में उसको दिया गया सुलभ वाले को जी, सुलभ वाले पेमेंट ले करता है जी।
ये जो मूर्ख बैठे हैं सब, नहीं भैया, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं ये जब कोई सही सवाल करेगा तो इस तरीके की बात करेंगे। इतनी देर से लोग नारे लगा रहे हैं, कोई नहीं बोला, कोई नहीं विकास को तो किया नहीं है, सिर्फ झूठ और महागठबंधन से मैं अपील करूंगा, विधायक जी आपसे भी अपील करूंगा, बसपा के साथी से अपील करूंगा। मुझे अगले सवाल की ओर चलना है। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, चयन में अगले सवाल पे भी चलते हैं। जी जी जी, शब्दों के सामने नहीं आना। हम सभी लोग, क्योंकि देश के परिवार देख रहे हैं, शब्दों के चयन में हम सभी लोग सावधानी भी बरते और हम लोग अपनी सीमाओं को पार ना करें। पर अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। इस बार एक ही नारा होगा, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ इनका धोखा बोलता है। भाजपाइयों का धोखा बोलता है। विकास और सुशासन के दम पर 2014 में जितनी सीटें पाई थी उससे कम सीट किसी भी स्थिति में बीजेपी की नहीं आएगी। वाराणसी में विकास जीतेगा या गठबंधन का गणित, ये इसलिए कहा जा रहा है। देखिए, जो भी है, मोदी जी कम से कम अपना एक रोड मैप देते हैं कि मैं ये विकास करना चाहता हूं। आप लोगों ने जब गठबंधन बना लिया, फॉर्मलाइज कर लिया, मायावती जी और अखिलेश जी ने, तो सबसे पहले सीटों का ऐलान किया। ये ऐलान नहीं किया कि नीति क्या होगी। नीति से पहले सीटों का ऐलान, सीटों पे कौन क्या करेगा वो ऐलान। जनता को नीति तो आपने बताई नहीं, मतलब आपका एजेंडा विकास तो है ही नहीं। विशाल, ये पूछिए कि सिर्फ महागठबंधन का गणित काम करेगा या मोदी या जो व्यक्ति विकास की बात करते हैं वो काम करेगा। बिल्कुल, बनारस में विकास काम करेगा या गठबंधन का गणित। लेकिन उससे पहले आज की दूसरी बड़ी खबर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आएंगे और इस बार नए साल में पहली बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आप बताइए, क्या बनारस में विकास जीतेगा या गठबंधन का गणित सपा बसपा? निश्चित रूप से बनारस में विकास जीतेगा, क्योंकि बनारस में मोदी जी ने चारों तरफ काम किया है और जिसको नहीं देख रहा है वो अपने आंखों का इलाज करावे। मैं विकास के लिए बोलूंगा कि जरा शहर उत्तरी का एक रोड है, आप लोग मीडिया के लोगों से अनुरोध है कि जरा अशोक नगर से जीटी रोड की रोड को देख लीजिए, बहुत विकास हो गया है, फर्राटे से विकास। चलिए हम एक बार पीछे की तरफ आते हैं। आप बताइए, वाराणसी का विकास या गठबंधन का गणित? ये देख लीजिए, मोदी जी का विकास, ये बगल में जहां आप कार्य कर रहे हैं, यही बगल में ही आपको विकास सबसे बड़ा उदाहरण दिखेगा। 4 साल में दिल्ली में मेट्रो बन जाती है, यहाँ कैंट वाला पुल नहीं बन पा रहा, हजारों आदमी मर गया, ये विकास है। बिल्कुल, आप बताइए सर। पूछना चाहते हैं, अगर विकास नहीं हुआ देश में, बनारस नहीं अगर देश में, तो गठबंधन किस लिए हुआ? मोदी जी को हराने के लिए कि मोदी जी को रोकने के लिए? बिना विकास के ही गठबंधन। मोदी जी ने 32,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये कांग्रेस और सपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्यों नहीं इनके आंखें तो दिख रहा है? जो कैंट पर का नाम धंसा हुआ है, उसके अपराधी कहाँ गए? उससे पूछिए विधायक से, कहाँ गए वो लोग? जांच कहाँ गई? जो कैंट पर आरोपी के नाम जो मरे, जो निर्दोष थे, उनकी आरोपी कहाँ गए? आप बताइए। रविंद्र जायसवाल जी हमारे तरफ से विधायक है, लेकिन आज तक मैं गया, हर जगह गया कि अपने गांव की रोड बनवा दूं, लेकिन आज तक हमारे गठबंधन का गणित जीतेगा या मोदी का विकास? मेरे को तो मोदी जीते, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे विधायक जी काम कर रहे हैं। विशाल, आप बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में मोदी जी जो विकास किया है वो कहीं नहीं किया है, इसलिए मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे। अब बहुमत इतनी अधिक रहेगी आपको। बसपा वालों को शर्म आना चाहिए, जिसने मायावती का जर्मन तोड़ा, आज उसने केक काटने का काम किया। बसपा वालों को शर्म आना चाहिए। जी, मैं समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों से पूछना चाहूंगा कि देखिए, आप लोगों ने जब गठबंधन का अनाउंसमेंट किया कि 38 सीटों पे आप लोग लड़ेंगे, क्या ये सही नहीं होता कि कम से कम उस मौके पर आप अपनी 10 नीतियों को तो गिनाते? बनारस के बारे में आप 10 नीतियां गिना सकते हो जो महागठबंधन की होगी, जो एक साथ आप लोग अग्री कर ले हो, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ सीटों पे तय किया है।
आपने नीतियों पे तय ही नहीं किया, क्या करेंगे लोगों के लिए तय नहीं किया। देखिए अभी तो गठबंधन का ऐलान हुआ है जी। और जब चुनाव आते हैं तब घोषणा पत्र जारी होते हैं। और जब चुनाव आएंगे तो घोषणा पत्र जारी करेंगे और हम पूरा करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ के अखिलेश यादव जी के कामों को कामों को पूरा कराने वाले लोग आज बड़ी बातें लगातार नहीं बोलते। विधायक जी मुझे एक चीज समझने दीजिए, आप मायावती और अखिलेश जी की प्राथमिकता कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा वो है, ना कि कौन से विकास के कार्यों पर और कौन सी नीतियों पर सहमत है। तो ये गठबंधन सत्ता के लिए है, काम करने के लिए नहीं है। हम बताएं आपको, बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो सिर्फ संविधान है। जिस दिन इस देश में संविधान लागू हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो आ जाएगा। जिस दिन सरकार बन जाएगी, आप देखिएगा, आप देखिएगा, बनारस के लिए देखिएगा आप, यदि इस देश में सिर्फ अगर काम होगा जो एसटीपी बनी है कोयटा में, वो समाजवादी पार्टी ने बनाया है। ये वरुणा कॉरिडोर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। चौड़ीकरण का काम अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आप लोग तय कर लो, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, तब तक भ्राता सिंह से सवाल पूछेंगे। आप 2 मिनट के बाद इस सवाल का जवाब दीजिए। दोनों मिलकर बनारस के लिए कौन से 7 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, आप 2 मिनट तय कर लो, फिर तब तक। विधायक जी मैं आपको ऐसी वैसी बातें नहीं करूंगा, मैं जो बातें करूंगा आंकड़े के साथ करूंगा। तो जब अखिलेश जी की सरकार थी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ उत्तर प्रदेश की, मैं देश की नहीं मुल्क की बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ 3.9% थी। आज यानी 2017 के बाद, योगी जी की सरकार आने के बाद, हुकूमत आने के बाद एग्रीकल्चरल ग्रोथ घटकर 2.5% उत्तर प्रदेश में हो गई। किसानों की आत्महत्या की जो केसेस है बढ़ गए। आपका जो किसान माफी का कर्जा था वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा आपको मैं एक स्टैटिस्टिक बता दूं, जब यूपी की हुकूमत थी जीडीपी ग्रोथ 8.6% था, आज मोदी जी की हुकूमत में एक घटकर हो गया है करीबन 7.3%। कहने का अर्थात यह है कि अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट थी तब भी उन्होंने ज्यादा काम किया, आपकी मजबूत सरकार होने के बाद भी आपके आंकड़े कम दिख रहे। इसका आप जवाब दीजिए, सटीक में जवाब दीजिए। एक तो किसानों का सारा 1 लाख रुपए कर्ज था वो माफ कर दिया गया, और पहले कैबिनेट के मीटिंग में ये प्रस्ताव आया, हम लोगों ने चौपाल लगा के इसको माफ कर दिया है। अब जहां तक का इसकी ग्रोथ की बात है, ये विषय टेक्निकल है। किसानों ने कुछ खेती करके व्यापार की ओर जा रहे हैं, कौशल विकास की ओर जा रहे हैं, नए नए रोजगार कर रहे हैं। तमाम नौजवानों को, किसानों के लड़कों को हमने कौशल विकास के माध्यम से रोजगार दिला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए मैं आपको अगर पढ़वा कर सुनाऊं क्या क्या काम हुआ है तो आप चौंक जाएंगे। 2800 किलोमीटर नेशनल हाईवे, उसके लिए 63,000 से ज्यादा करोड़ रुपए दे दिए गए वाराणसी को लिंक करने के लिए। आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन गैस की बिछाई जा रही है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ओवरग्राउंड जो केबल्स थी उसको अंडरग्राउंड किया गया, एलईडी लाइटें लगी है। स्मार्ट मिशन सिटी प्लान में बनारस को ले लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स हो गए, रेल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम भी हो रहा है। आप लोग ने मिलके 5 कार्य जो गठबंधन के रूप में करेंगे, मैं आप दोनों को 1 मिनट देता हूं, आप अपना तय कर लीजिए कि 5 मुख्य कार्य जो आप कर सकते हैं और आपने क्यों अनाउंस नहीं किया जब आपने गठबंधन बनाया। देखिए ऐसा है कि जो बात आप कह रहे हैं वो झूठ और मिथ्या है। आप अपना काम तो बताइए। नहीं, पूरा अंडरग्राउंड हो जाएगा, ये मिथ्या बात है, हुआ ही नहीं है कहीं। गंगा हम साफ करेंगे, इसलिए गंगा की जब तक सहायक नदियां साफ नहीं होंगी तब तक गंगा साफ नहीं होगी। अभी तक क्यों नहीं किया? जब गंगा साफ करेंगे, जब केंद्र की सत्ता में रहेंगे, गंगा हम साफ करेंगे। डबल इंजन के सरकार वाले सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किए, लोगों को परेशान करने का काम किए, और लगातार नहीं लगा। ये वरुणा कॉरिडोर हम बनाएंगे। सड़क बसपा से भाई साहब बहन जी का इतिहास रहा है, बहन जी का इतिहास रहा है कि काम किए हैं और विकास किए हैं। निश्चित तौर से सवाल सुनिए। इन्होंने कहा सत्ता हमारी होगी केंद्र में तब हम गंगा साफ करेंगे। मैंने आपको बताया है कि आपके सहयोगी दल कांग्रेस और आप स्टेट में भी रहे हो, सेंटर में भी रहे हो। 86 से ये प्लान बना था। अब तक कितनी गंगा आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो इलाके उसमें साफ की? हिसाब दीजिए। प्रधानमंत्री साहब हिसाब पूरे देश में काम होगा, इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थितियां उत्पन्न होने दीजिए। आप देखिएगा जनता याद करेगी, जिस तरह माननीय बहन जी के सरकारों को आज जनता याद करती है।
जो माननीय बहन जी 4 बार सरकार चला दी, ऐसा सरकार नहीं चला आज तक। आज भी देश में जातिवाद के नाम पे राजनीति की जा रही है। इसलिए आप अभी परेशान मत होइए, आप खाली समय दीजिए। देखिए, जिस दिन बहन जी सत्ता में बैठेंगी उस दिन इस देश का विकास देखिएगा आप। चलिए हम लोग अब चलते अगले सवाल की ओर। क्या वाराणसी से तय होगा पूर्वांचल की 23 सीटों का पूरा फ्यूचर रोड मैप? उसकी तकदीर क्या उनसे तय होगी, सीटों से तय होगी, वाराणसी से तय होगा? तो विशाल, हम जानना चाहते हैं क्या वाराणसी के द्वार से ही पूरे पूर्वांचल को फिर से स्वीप करने का प्लान 2019 में बनाया जा रहा है? बिल्कुल शहजाद, बीजेपी वाराणसी के माध्यम से पूर्वांचल की 37 सीटों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार भी सिर्फ आजमगढ़ को छोड़कर बीजेपी पूर्वांचल की सभी सीटों पर चुनाव जीत गई थी। आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। एक बार हम पीछे की तरफ आते हैं, आप बताइए क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल को साधेगी बीजेपी बनारस? बिल्कुल नहीं साध पाएगी, क्योंकि उनके पास ना ही नेता है और ना ही नीति है। मोदी नेता नहीं है, मोदी कोई नेता नहीं है, मोदी सिर्फ जुमलेबाज है। देखिए, ये इन लोगों की हताशा है, हताशा का परिणाम महागठबंधन है। तो इनकी बातों पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश जीतेगी। पिछले बार 73 था, इस बार 74। 15 लाख कब आएंगे? बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा? कन्या विद्यालय कहाँ है? पूर्वांचल की बात कर रहे हैं आप, पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने 22 महीने में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया और बीजेपी के लोगों से कहा कि अगर आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो आप 21 महीने में बनाकर दिखाइए। पूरे पूर्वांचल का विकास, बनारस के साथ पूरे पूर्वांचल का विकास, भरपूर विकास हुआ है। मोदी जी फिर से जो हाल पप्पू और बबुआ का हुआ था वही हाल बुआ और भतीजा का। इसमें कोई दो ना नहीं है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और बनारस के जो बाकी विकास है वो पूरा करेंगे। क्योंकि हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर BHU, ज्योग्राफी की असिस्टेंट प्रोफेसर BHU से जुड़ी है सीमा तिवारी जी, आप देर से जुड़ी है। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राजनीति से उसका जुड़ाव है कि क्या आपको लगता है कि बनारस से ही पूरे पूर्वांचल के लिए बीजेपी अपना रोड मैप बनाने की तैयारी में है? और खासकर यहाँ पे जो उन्होंने जातीय समीकरण बनाए हुए हैं OBC MBC वोट को लेकर, जो उन्होंने अपना दल, राजभर ऐसे लोगों को साथ में लिया है, खुद प्रधानमंत्री OBC कम्युनिटी से आते हैं, क्या इस कार्ड के सहारे भी, विकास के अलावा इस कार्ड के सहारे भी 2019 में पूरे पूर्वांचल को स्वीप करने का प्लान बीजेपी का है? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा है इसमें कुछ दम है। और जहाँ तक आपने कहा कि राजभर, दलित या OBC, तो मैं मानती हूँ कि मैं एक कॉमन मैन की तरह सोचती हूँ कि मैं एक आम नागरिक हूँ उस हैसियत से, कि वाकई जो इनका काम है, जो ये कर रहे हैं, वो वाकई इनको आगे जो है इनकी राजनीति, इनकी रणनीति है, उस रणनीति में ये सफल होंगे। हाँ बिल्कुल। तो विकास और जात के साथ चलेंगे और इस इंजन से 2019 में फतेह। हाँ, लेकिन आपको विकास को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि विकास एक ऐसा मुद्दा है जो किसी जाति और धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि विकास शब्द से सभी लाभान्वित होते हैं। विष्णु जी, सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने शो में संविधान की बात की, मेरे पास यहाँ पर रिपोर्ट है जो कहता है कि मोदी जी की हुकूमत में मुसलमानों पर और दलितों पर बहुत ज्यादा हमले हुए और हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भीड़ तंत्र एक तरह से हो गया। तो कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे कि आपका इस पर क्या रुख है और बसपा और सपा क्या करेगी इसको लेकर? बहुजन समाज पार्टी जुल्म और जाति के खिलाफ राजनीति करती है। इस देश में गरीबों का कोई रहनुमा नहीं है। माननीय बहन जी ही ऐसी नेता है जो गरीब और मजलूम के साथ खड़ी रहती हैं और हम करने पे विश्वास करते हैं, कहने पे विश्वास नहीं करते। बनारस में हमने इतना विकास किया है, एक कहने की बात नहीं, काशीराम आवास योजना बना के दिया है। विष्णु जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बनारस में खड़े हैं। मैंने आपको पूरे रोड मैप बता दिया पूर्वांचल का, बीजेपी का, मोदी का। आप मुझे बताइए कि जातिगत समीकरण पे और विकास के एजेंडे पर आप पूर्वांचल को क्या देने वाले और विकास के एजेंडे पर? अरे भाई, यदि आपको विकास लेना था तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि भारतीय समाज पार्टी से आप समझौता किए? ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप अपना दल से समझौता किए? जब विकास के नाम पे बात करते हैं तो आप क्या ऐसा समझौता करते हैं? समाजवादी पार्टी सिर्फ सपा बसपा का गठबंधन हो गया और आज 46 पार्टी से गठबंधन करके बैठे हैं। बसपा के साथी मैं गलत चलते हैं। हम एंड करें हमारा सवाल, हमारा काम है आपसे सवाल। मुझे समाजवादी पार्टी का सवाल सुनिए सर,
मुझे पेट में दर्द नहीं है, मैं आपसे आपका रोड मैप जानना चाहता हूँ, राजनीतिक रोड मैप और विकास का रोड मैप। बोलिए मनोज जी, बोलिए मनोज। आप अगर हमको समय दे रहे हैं तो समय दे के सुनिए, क्योंकि दूसरों को आप समय दे रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के अभी विधायक जी ने कहा है कि जितनी सड़कें हैं वो बन रही हैं, हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना के दे दिया और इनकी अभी बन रही है जी। सवाल इस बात का है कि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और गरीब तबकों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है और सिर्फ अमीरों के लिए यह सरकार है। आप कहीं भी देख लीजिए, छात्रों को नौकरियां नहीं मिल रही है। आज भी पीआरडी के जवान लखनऊ में पीटे गए। इस तरीके की बात करना मनोज जी, हम लोग और सुनिए, बार बार सवाल बचा है मनोज जी, सवाल बचे हैं। और मनोज जी और बसपा के साथी से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि वो अपना रोड मैप ज्यादा से ज्यादा बताएं और मुझे उम्मीद है कि अगले सवाल में वो शायद बता पाएंगे। आज जेपी नड्डा जी जो इंचार्ज है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बात रखी, पहली बार उत्तर प्रदेश है, उन्होंने बात रखी कि हम 72 नहीं बल्कि 74 सीट जीतेंगे। अब ये कॉन्फिडेंस क्यों है? विशाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं, जनता के बीच से जानिए कि इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है बीजेपी को? बाईपोल्स हारी है बीजेपी, कैसे उनको कॉन्फिडेंस है 74 सीट जीतेगी? दरअसल देखिए, पीएम मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो उसका असर जरूर पूर्वांचल पर पड़ेगा। यहाँ पर लोगों से पूछते हैं आखिरकार बीजेपी में इतना ज्यादा उत्साह कहां से आ रहा है कि अब की बार 73 नहीं 74 की बात कर रही है। देखिए, ये तो अभी आने वाला समय बता देगा। सभी कहना कुछ है, लेकिन जो हकीकत है वो चुनाव आने पे सामने आ जाए। इसका चुनाव आने सामने आएगा। आप बताइए। देखिए, सिंपल सी बात है, ये गठबंधन जो है ये कोई मानने वाला है नहीं, ठीक है। आप ये सोचिए कि दो धुर विरोधी आपस में एक दूसरे का वोट कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये मुश्किल है। जी, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी इतने उत्साह में कैसे आ रही है? 46 पार्टियों के गठबंधन वाले और कहते हैं कि दो पार्टियों के गठबंधन पे इतना तिल मिलाए हुए हैं। बताइए भैया, जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को छला है, झूठ बोल के माँ गंगा मैया ने बुलाया था, गुंडे नहीं करेंगे। उसी तरीके से इस बार नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता भगाने का काम। बनारस में कोई विकास नहीं हुआ था, आज वो विकास हो रहा है। अब ये थोड़ी नहीं 4 साल में झड़ी लगा देंगे विकास हो जाएगा। आदमी को अपनी भी जिम्मेदारी समझनी। 74 सीटों का जो लक्ष्य है वो अति उत्साह नहीं। बीजेपी ने इतना काम किया है, अपने विकास के बल पर लड़ेगी। 15 साल से लटकी भटकी जो परियोजनाएं थी, जिनका शिलान्यास लोगों ने करके पुल को हवा में छोड़ दिया था, ये माननीय मोदी जी की देन है। क्या 74 सीटें अति उत्साह की बात? एकदम जीतेगी, अपने विकास के बल पर जीतेगी। चलिए, पहले मायावती जी बोलती थी चढ़ गुंडों की छाती पे, बटन दबाओ हाथी पे। आज गुंडे चढ़ गए हाथी पे। अब बताइए कहाँ पड़ेगा आपका? विधायक जी, आपसे मैं स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। शहजाद का सवाल था कि मिशन 74 आप लोग कैसे अचीव करोगे, लेकिन आपने जो भी बाईपोल्स देखे, आप लोग इनके गठबंधन पर सवाल उठाते हो, सारे बाईपोल्स ये जीत गए, यहाँ तक कि गोरखपुर से, फूलपुर से ये जीत गए। दूसरा बात मैं आपको बता दूं, आपके 3 मंत्री के पीएस पकड़े गए हैं रिश्वत लेके हुए, तो आपकी गवर्नेंस भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका 3 क्वेश्चन था। दो सवाल सर। हम जा रहे हैं 72 से आगे बढ़ 74 बढ़ रहे हैं। कैसे? जनता ने विकास के नाम पर कांग्रेस बसपा की जमानतें जब्त करा दी, लोकसभा में, विधानसभा में और नगर निगम में। क्यों आ रहे? तीनों की जमानतें जब्त हो जाती है पूरे प्रदेश में, बनारस के अंदर। यह है वरुणा कॉरिडोर। इस समय इतना लूटा कि इसके एक्सियन, इसके जीएम दोनों जेल गए जेल। और जल्दी शिवपाल जेल जाने वाले हैं। इस वरुणा कॉरिडोर में सपा ने लूटा, इनके खिलाफ एफआईआर हुआ, इनके जीएम जेल गए और बाकी है शिवपाल यादव। जनता क्या करे इसको? जी, मैं सीमा जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी बाईपोल्स हारी, पर मैं आपको एक आंकड़ा सुनाता हूँ, बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 42.6 वोट मिला, परसेंटेज वोट मिला, जब स्वीप हो गई भारतीय जनता पार्टी। 2017 में जब फिर से एक बार विधानसभा में स्वीप हुई तो 41.35% वोट मिला। सबको लगा कि इसके बाद बाईपोल्स में जीत होनी चाहिए थी, पर बाईपोल्स में कैराना और नूरपुर को अगर देखें, जहां भारतीय जनता पार्टी हारी, मोदी वेव खत्म हो चुका है, मोदी के खिलाफ हो गए लोग। ऐसा नहीं है, दरअसल बात यह थी कि दोनों के साथ आने से
गणित के मिल जाने से चीजें हुई, तो क्या गणित काफी होगा 2019 में या मिशन 76 हो सकता है? देखिए, इसमें गणित भी होगा, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी एज अ कॉमन मैन कि विकास एक ऐसा शब्द है कि वो इस गणित को शायद, मुझे लगता है जैसा कि शायद सफल ना होने दे। और मुझे लगता है हमारी जनता जो कॉमन मैन है, जो विकास को समझती है, क्योंकि मैं भी यहाँ एज अ कॉमन मैन हूँ, जो सड़क पर रोज मुझे आना है जाना है, मुझे लगता है कि विकास के नाम पर सबको साथ होना चाहिए। मैं एक बार फिर आप दोनों को 30-30 सेकंड का मौका देता हूँ। आप लोग क्या करोगे बनारस के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और मुल्क के लिए? ये आप देश की आवाम को स्पेसिफिकली बताइए। आप बताइए, 30 सेकंड आप बताइए, आप बोलिए। अभी आप जो आंकड़े दे रहे थे उस पे जिस तरीके के आंकड़े हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश को गिराने का काम किया है। आप क्या करोगे? और सुनिए, जब लोग बात करते हैं राष्ट्र की तो हमको अफसोस होता है कि बिना बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान जाने वाले नरेंद्र मोदी। टॉपिक है नहीं, आप टॉपिक बताओ, आप क्या करोगे? आप बताइए, आप क्या करोगे? हम बनाएंगे, गंगा को साफ करेंगे, हम बनारस को बनारस की तरफ विकसित करेंगे। वरुणा कॉरिडोर जिसमें ठेकेदार लूट रहे हैं उसको हम बचाएंगे, और जो पूरे देश के गुजरात मनोज जी, ये भाषण का मंच नहीं है। मनोज जी प्लीज, भाषण का मंच। आप राष्ट्र सुरक्षा की बात किए थे, आप लोग महागठबंधन में ऊपर जवाब 10 सिर लाने की बात किए थे, कहा गया और राष्ट्र सुरक्षा भाषण का मंच नहीं है, ये बात नहीं जा रही। विकास करेंगे, आपकी बात नहीं जाएगी अगर आप भाषण देंगे। आप मेरा सवाल सवाल तो सुनिए सर, मैं सवाल आपसे पूछूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मिशन 74 इनका मिशन है, बीजेपी का मिशन। इनके पास विकास और जातिगत एक समीकरण का रोड मैप है। प्लीज सवाल सुनिए। आपका विकास का रोड मैप, आपका और क्या राजनीतिक रोड मैप है, और आपका मिशन कितना है? मिशन 80 है, मिशन 74 है, मिशन 76 है? कुछ साथ में मिलकर तय करके बताइए, जवाब दीजिए। किससे सत्ता के लिए चाहिए आपको? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को 5 की संख्या में ले आएंगे। और ये जो कैसे? इसलिए कि लोग नाराज हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आप या तो सुनिए उसको ध्यान से। पॉजिटिव एजेंडा क्या है? पॉजिटिव एजेंडा ये है कि लगातार जितने उपचुनाव हुए ये हार रहे हैं, तो अभी कैसे लोकसभा जीत जाएंगे? उपचुनाव में कैसे जीत जाएंगे? मैंने आपको गिनाया, कैसे जीत जाएंगे? बड़ा है। दूसरी बात, इन्होंने जो पैसा बाहर की कंपनियां, खासकर गुजरात के नरेंद्र मोदी जी के मित्र आके लूट रहे हैं बनारस और आसपास के माफिया वाले में, बनारस और आसपास के जिले को, उसको हम लोग जांच कराएंगे और जेल भेजेंगे। चलिए, अब हम लोगों को अगले सवाल की ओर चलना पड़ेगा। आप बार बार जो बाकी भी मेरा नाम भी लेते हो, मैं किससे पूछूं किस लिए लेते हो? कोई FIR है, कोई केस है? नहीं है तो फिर इसलिए क्या? किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। जो इस खानदान का इतिहास है कि सिखों के विरोधी, सिखों के कातिल, जो इसकी दादी ने किया, इनके पिता ने किया, आज वही राहुल गांधी कर रहे हैं। सिखों के गुनहगारों को इनाम दे रही है कांग्रेस, और क्या उसको इनाम देना ही कांग्रेस का ईमान है? विशाल, आप जनता से पूछिए कि सिख दंगों के आरोपी को पहली पंक्ति में बिठाना, क्या ये संदेश दिया जा रहा था विटनेसेस को कि आप लोग चुप रहिए, आगे सज्जन कुमार की तरह कन्विक्ट ना कराएं इनको? क्या राहुल बिल्कुल शहजाद, हम सीधे जनता से ही सवाल लेते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से
सिखों के जो गुनहगार है, जो सिख दंगों में एक तरह से उनके नाम आए, उनको कैसे पहली लाइन में कांग्रेस बिठाती है? क्या उनको ये ईमान कांग्रेस का यही है, 84 का दिखाएगी, मोदी जी को उल्टा बोलेगी, अपना भूल जाएगी, उसका तो यही काम ही है। देखिए, इतिहास कांग्रेस का रहा है, वो दूसरे पर आरोप लगाता है, अपना आरोप नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई चरित्र नहीं है, उसको हर हाल में सत्ता चाहिए, किसी भी हाल में वोट डालो और राज करो। विशाल, मैं सीमा जी के पास आना चाहता हूँ। सीमा जी, ये दिल्ली से जुड़ी हुई खबर है, बनारस से तो नहीं है, पर दिल्ली की खबरों पर भी हम नजर रखते हैं। भाई वर्सेस भाई का भारत भ्रमण चल रहा है। क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार ने सिख दंगों के हत्यारों को हमेशा बचाने की कोशिश की? पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा सोचती हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी हो और हमारी सामान्य जनता कुछ दिनों बाद उस चीज को भूल जाती है। ये सोचकर कभी कभी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये सोचकर कभी कभी उनको लगता है कि हम चीजों को थोड़ी समय के लिए दबा दें और जनता भूल के फिर से हमारे उसमें लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी बार बार सिख दंगों के आरोपियों को राजनीतिक कवर फायर क्यों दे रही है? जगदीश टाइटलर को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, क्या आप मांग करेंगे? बिल्कुल, ये सज्जन कुमार हो, टाइटलर हो, जितने लोग सिख दंगे में थे, सबको कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ये लोग केवल वोट बैंक के लिए उनको बचा रहे हैं। विष्णु जी, मेरा आपसे सवाल है, आप सटीक में इसका जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। अभी यहाँ पे विधायक जी ने कहा कि उन पर दंगों का आरोप नहीं था, संजीव बलियान पे दंगों का आरोप है। मेरे पास यहाँ चाची थे, दंगे दोनों पार्टियों में आरोप लगाए। मेरा आपसे सवाल है कि आप भाजपा से क्या हिसाब मांगोगे और कांग्रेस से भी हिसाब मांगोगे, और इसको आप आगे कैसे रोकेंगे? माननीय बहन जी बहुत बार कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक साफ नाग है और एक नागनाथ है। ये माननीय बहन जी बहुत पहले कह चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी माननीय बाबा साहब के विचारधारा वाली पार्टी है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी माननीय लोहिया जी के विचारधारा की पार्टी है, इसलिए हम लोगों का विचार दूसरा है। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम में इनकी जमानतें जब्त हो गयी। अब ये लोग हताश निराश लोग, ये दगे कारतूस हैं, और दगे कारतूस में बारूद नहीं होता है, ये लाख कानून तक चले। विधायक जी, मुद्दा वो नहीं था, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा केसेस भाजपा के लोगों पर है। आप कारतूस दग जाए दम रहेगा, अगर कारतूस दग जाए दम रहेगा, नहीं रहेगा। ये सारे लोग कारतूस हैं, ये लाख दयाल जी सुनिए, आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, दंगा वाली पार्टी। कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी, इससे भी ज्यादा सत्ता में रही है। अगर इन्होंने दंगे करवाए, इनके खिलाफ सारी कार्रवाई करवा के इनको जेल भेजना चाहिए था, और अपनी पार्टी के दंगाइयों पे कार्रवाई करे ना कांग्रेस, क्यों नहीं करती? भाई साहब आप बताइए, आप ये देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दंगाइयों को प्रश्रय देने का काम करती है। कल्याण सिंह ने माफी मांगा था, राजनीतिक संरक्षण मिला सज्जन कुमार, आज भी दोषी है, आज भी आडवाणी दोषी है, आज भी मुरली मनोहर जोशी दोषी है, पर उन पर सीबीआई केस चल रहा है, बंद नहीं किया। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला बदल रहे हैं जी, जिनके ऊपर हरेन पंड्या। सर मेरी बात सुनिए, क्या है सर मेरी बात सुनिए, आप चीख रहे पर आप सुन लीजिए। 10 कमीशन रिपोर्ट बनाई गई थी 84 दंगों में, सारी बंद कर दी गई, कांग्रेस को क्लीन चिट दिया गया, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। जबकि लिबरहैंड कमीशन की रिपोर्ट पे जो आधारित एफआईआर दर्ज की गई, सीबीआई की जांच चली, आज भी सीबीआई की जांच आडवाणी और बाकी नेताओं पे चल रही है। तो देखिए फर्क दोनों में, एक पे केस चल रहे हैं, दूसरों पे केस बंद करवाए गए। न्यायालय ने जो फैसला किया हम उसके साथ हैं, हम कहाँ किसी का पक्ष ले रहे हैं, हम तो न्यायालय ने जो फैसला किया उसके साथ हैं। और एक क्वेश्चन तो भाई कांग्रेस के लोग बताएंगे ना, कांग्रेस के लोग आप साथ में हैं। चलिए आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में छोटे भाई यानी शहजाद पूनावाला की जीत हुई है। तेरी गंगा सी पाक प्रीत से सुबह मेरी पारस हो गई, डुबकी जो ली रूह ने तो शाम जिंदगी बनारस हो गई। इन्हीं बातों से मैं आज के शो को समाप्त करता हूं। हमारे साथ सीमा जी, आप सभी लोग जुड़े, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कल भी भाई वर्सेस भाई का भारत भ्रमण चलता रहेगा। हम कल फिर से बनारस से जुड़ेंगे, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़ेंगे और यहाँ के कामों का डीएनए टेस्ट करेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज भाई वर्सेस भाई 6:55।